हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे हमें पता है कि आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 12th के हैं उन्हें मैंने बोला था कि कंप्लीट सिलेबस मैं अपने यहाँ पर करा रहा हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, और सारा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा विद रिवीजन। तो उसी की श्रृंखला में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस चैप्टर को हम करेंगे कुल मिलाकर 4 क्लास में। एक क्लास जिसमें मैं आपको बताऊंगा आर्थिक समस्या क्या होती है और केंद्रीय समस्या क्या होती है। ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिनके पास नहीं है वो मुझसे नोट्स उसके ले सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं साथ में। उसकी वीडियो ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मुझे बता देना भाई, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। दूसरी क्लास जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बेटा जिनके कमेंट आए और जिन्होंने कहा कि सर ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तीसरा टॉपिक जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है केंद्रीय अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीय और बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। ये हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर देता हूं, लेकिन आपको कंप्लीट बुक चाहिए हमारे नोट्स की तब आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको बुक कैसे मिलेगी, जिसके लिए बिल्कुल भी बेटा मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं करूंगा। अगर आप मेरे आसपास रहने वाले हो तो मुझसे आकर बुक ले सकते हो, उसकी फोटो कॉपी कराओ और अपने घर ले जाओ। अगर दूर वाले हो तो उन्हें पोस्ट कर दी जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट क्या आएगी वो आपको तभी बता दी जाएगी। तो आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भैया ये केंद्रीय समस्या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होती है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है और बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो बेटा, वैसे तो खैर आपने क्या बोलते हैं व्यवसाय का अध्ययन अगर किसी के पास है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने वहां पढ़ी होगी 3 तरह की अर्थव्यवस्था। लेकिन जो हमारे प्यारे बच्चे आर्ट साइड वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो चीजें। तो फिलहाल खैर छोड़ो, आपको क्या आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये मान के चलता हूँ आप महामूर्ख बच्चे हो, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर मैं ये मान कर चलूंगा आपको सब कुछ आता है तो भैया सीधी सी बात है बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं सोचूंगा आपको तो आता होगा, लेकिन मैं हमेशा क्या मानकर पढ़ाता हूं कि आप बिल्कुल बुद्धू, महामूर्ख, पागल और कुछ है छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा, वैसे बच्चे हो। और ये मान के बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अब बात करते हैं भैया केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या है और बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बारे में थोड़ी सी हम क्या करते हैं मेरे बच्चे चर्चा कर लेते हैं। देखो जी, ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हों उसे हम केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, देखो यहां से क्लियर हो रहा है। सेंट्रल प्लान मतलब नियोजित को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्लान, यानी कि इसमें सारी प्लानिंग कौन करेगी, सेंटर करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारे आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हों उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। कहोगे सर समझ में कुछ नहीं आया। हाँ बेटा मुझे भी लग रहा है नहीं आया, बताता हूं बेटा। बेटा हमारे यहाँ 3 तरह के आर्थिक निर्णय होते हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली उसे मैंने बताया था। पहला निर्णय होता है क्या उत्पादन करें, दूसरा निर्णय होता है कैसे उत्पादन करें, तीसरा निर्णय होता है किसके लिए उत्पादन करें। भैया 3 निर्णय हमें लेने हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। इन 3 को हम बोलते हैं आर्थिक निर्णय। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। ये तीनों निर्णय अगर सरकार लेती है तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे उसे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। अगर ये 3 निर्णय सरकार लेती है इसे बोलते हैं आर्थिक निर्णय। तो बताओ मेरे साथ साथ बोलो कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक निर्णय कौन लेती है, सरकार लेती है। यानी क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये 3 निर्णय अगर सरकार लेती है उसे केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्योंकि निर्णय सरकार ले रही है
इस अर्थव्यवस्था में। तो सीधी सी बात है, अब सरकार का बेटा उद्देश्य क्या होता है? मानव कल्याण, समाज कल्याण। तो सीधी सी बात है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। पेपर में प्रश्न आएगा, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है? 1 नंबर में आएगा, आप बताओगे सामाजिक कल्याण। क्या है बेटा? सामाजिक कल्याण। और इस अर्थव्यवस्था में याद रखना, निजी क्षेत्र यानी कि हम लोगों को अनंत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता। सरकार जितनी लिमिट बनाएगी उतनी मेरे पास संपत्ति होगी, मैं उससे ज्यादा संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता हूं। याद रखना, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र होता है उसकी संपत्ति अनंत नहीं हो सकती, उसकी संपत्ति अनंत नहीं हो सकती। सरकार जितनी लिमिट बनाती है उतनी ही आपके प्रॉपर्टी हो सकती है। अब पढ़ते हैं, अब बारी आती है दूसरी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? दूसरी होती है बेटा आपके पास दूसरी होती है मेरे बच्चे आपके पास बाजार अर्थव्यवस्था। ये क्या है? तो सुन लो ध्यान से बेटा, वही लिख कर आना है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी आर्थिक निर्णय क्योंकि सर आर्थिक निर्णय क्या क्या उत्पादन करें बोलो, कैसे उत्पादन करें बोलो, किसके लिए उत्पादन करें। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी आर्थिक निर्णय बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हों, सरकार के द्वारा नहीं, बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हों, बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हों, बाजार शक्तियों के द्वारा लिए जाते हों। कहेंगे सर ये कौन सी शक्ति आ गई, बताएंगे। तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बेटा हमारे बाजार में 2 शक्ति होती हैं, एक का नाम होता है मांग, एक का नाम होता है पूर्ति। मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति। जैसे जैसे बेटा आप हमारी क्लास लेते चले जाओगे, आपको पता लग गया, मैं आपको बताता रहूंगा कि ये मांग क्या है, ये पूर्ति क्या है। ये 2 शक्ति हैं बेटा, ये पावर हैं, बाजार की शक्तियां हैं। मांग और पूर्ति ने बोला जाता बाजार शक्तियां। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सारे निर्णय मांग और पूर्ति के अनुसार लिए जाते हैं, वस्तु की मांग कितनी है, वस्तु की पूर्ति कितनी है, उनके अनुसार जहां पर निर्णय लिए जाते हों, तो उस अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं कि भैया ये तो बाजार अर्थव्यवस्था है। सरकार निर्णय नहीं लेगी, ये मांग पूर्ति के अनुसार कीमत निर्धारित होगी, मांग पूर्ति के अनुसार वस्तुओं को बनाया जाएगा। जिस वस्तु की मांग ज्यादा होगी उस वस्तु को ज्यादा बनाया जाएगा, जिसकी मांग कम होगी उसकी हम पूर्ति नहीं करेंगे, जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सारे निर्णय बाजार शक्तियां मांग और पूर्ति लेती हैं। दूसरी बात, यहां पर सामाजिक कल्याण नहीं होता, यहां पर हर व्यक्ति काम करता है अधिकतम लाभ कमाने के लिए। पेपर में प्रश्न आएगा कि बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना। बाजार अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या है? लाभ को अधिकतम करना। अच्छा सर, इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र जितनी चाहे उतनी संपत्ति रख सकता है, यहां कोई रोक टोक ना है, जितना चाहो उतनी संपत्ति रखो। अब बेटा हमने नोट्स में क्या लिखा है तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो भी बच्चे चाहें हमारी बुक मंगवा सकते हैं, बल्कि आपको मैं पीडीएफ भेज देता हूं, आप इसी की फोटोकॉपी करा लो, या थोड़ी महंगी पड़ती है बेटा फोटोकॉपी कराना पीडीएफ से, या फिर बेटा आप क्या करो कॉपी पर उतार लो, ज्यादा बेटर है बेटा आपके लिए। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। इस अर्थव्यवस्था में मुख्य गतिविधि सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों को असीमित संपत्ति एकत्र करने का अधिकार नहीं होता है। अगले पे चलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक निर्णय क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, बाजार शक्ति मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार होता है। तो ये रही बेटा आज की क्लास। इस क्लास को आप शेयर कर सकते हो बेटा अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ताकि सब बच्चे इसका लाभ ले सकें, चाहे वो आर्ट साइड के बच्चे हों चाहे वो कॉमर्स साइड के बच्चे हों। चलिएगा, जय हिंद जय भारत। बाकी बात करते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, और उसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है।